हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिजनेस वैल्यूएशन स्टडी नोट नंबर 8 बिजनेस वैल्यूएशन स्टडी नोट नंबर 8 का एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखिएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वैसे तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी वैल्यूएशन जनरली अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने बहुत पहले देखा होगा, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हुआ करता था। आज की डेट में IFRS और IAS अवेलेबल है। तो कहने का मतलब, ये टॉपिक इतना ज्यादा फाइनेंस वैल्यूएशन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की सारी वैल्यू, उसकी अकाउंटिंग, उसका ट्रीटमेंट CFR के अंदर जर्नली, दैट इज अकाउंटिंग के अंदर कवर होता है। लेकिन फिर भी बिजनेस वैल्यूएशन में छोटा सा टॉपिक है, तो जितनी रेलेवेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, आइए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं IFRS और IAS के अकॉर्डिंग बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जर्नली देखा गया है कि इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, तो अलग अलग नामों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, पॉइंट नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये कहा जाता है कि ये जो एसेट है, ये टेंजेबल एसेट्स है। टेंजेबल एसेट्स है, ठीक है जी, टेंजेबल एसेट है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के अंदर पॉइंट नंबर 1 मैं आपको लिखवाता हूं। पॉइंट नंबर 1 कि अकॉर्डिंग, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IFRS या IAS, सिंपल आपके स्टडी मटेरियल की बातें हैं, मैं कहीं बाहर से बातें बिल्कुल नहीं ला रहा। CFR आप बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, तो IFRS IAS के बारे में मेरे से ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत CA जब किया था 2011 में, फाइनल की क्लासेज ली थी 2010 में, तब जाके मैंने इसकी स्टडी की थी। और हमारे टाइम में तो ये बहुत कम होते थे, हमारे टाइम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा चलते थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें वही हैं, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट बताते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बताते हैं भाई। तो अकॉर्डिंग टू IFRS और IAS क्या होती है प्लांट एंड मशीनरी, किस वर्ड से इनको जाना जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू IFRS ये कहता है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिखेंगे प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहां पर मशीनरी का वर्ड नेम नहीं दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड दिया गया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, ठीक है। IFRS में ये वर्ड दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्लांट एंड इक्विपमेंट या प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये क्या है, इनटेंजेबल आइटम है। एज इनटेंजेबल नहीं, टेंजेबल, टेंजेबल, सॉरी, ये टेंजेबल आइटम है, ठीक है जी, टेंजेबल आइटम्स हैं। ये टेंजेबल आइटम्स हैं।
ठीक है जी, अभी आपको आपका स्टडी मटेरियल भी दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब टेंजेबल आइटम तो है, ठीक है। अब टेंजेबल आइटम तो स्टॉक भी हो सकता है, टेंजेबल आइटम तो स्टॉक भी हो सकता है ना, लेकिन टेंजेबल आइटम होने के साथ साथ ये क्या करे, दैट नंबर 1, नंबर पॉइंट ए कर लो इसको। एक तो भैया ये प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आते हैं, टेंजेबल होते हैं, और नंबर स्पेसिफिक इनको हमें किस पर्पस के लिए बिजनेस में रखा हुआ है, आर हेल्ड फॉर यूज, आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वहां प्रोडक्शन की बात होगी, जनरली प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी, ट्रेडिंग सेक्टर में बहुत कम होती है। आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी, जर्नली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा होगा, जर्नली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा होगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जिनको हमने हेल्ड कर रखा है किस पर्पज के यूज के लिए वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद या तो हमने इसको हेल्ड कर रखा है फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से है, जो हमारा वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्मूथली हैंडल करे, चलाए, उसकी बात यहां पर हो रही है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। दोस्तों यहां की बात के बाद फिर कहता है एंड, और भी कुछ, साथ के साथ और भी कुछ। एंड का मतलब एक तो वो चीज टेंजेबल हो, यूज करने के लिए हमने हेल्ड कर रखी है फॉर द फॉलोइंग पर्पज जो मैंने आपको लिखवाया, लेकिन साथ के साथ आर expected to be used during more than one accounting period। ठीक है ना, अरे मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है एक साल का, उससे ज्यादा यूज के लिए। अब एक्सपेक्टेड वर्ड इसलिए भाई पता नहीं ना क्या हो जाए, फ्यूचर इज अनसर्टेन, लेकिन जब हम उसे परचेज करके हेल्ड कर रहे हैं तो उसका जो यूज होना चाहिए वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, भाई। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको दिखा दिया, प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में शामिल होती है। अब आइए पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताता हूं प्लांट वर्ड क्या है। देखो दोस्तों, प्लांट ना एक ब्रॉड वर्ड है, प्रॉपर्टी तो मैं यहां से साइड ही कर रहा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक यहां पर बिजनेस वैल्यूएशन में अभी है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एक ब्रॉड वर्ड है दोस्तों, जैसे मैं फाइनेंस में प्रैक्टिस करता हूं ना दोस्तों, मेरा पूरा एरिया प्रैक्टिस का यही है फाइनेंस, बिजनेस वैल्यूएशन।
फर्म की वैल्यूएशन करना, कंपनी की वैल्यूएशन करना, उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर इन्वेस्टर को दिलवाना, मेरी प्रैक्टिस यही है। अब जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हमारे पास आती हैं जिनकी हम वैल्यूएशन की बात कर रहे होते हैं, जिनकी हम इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो डेप्ट की फॉर्म में हो या इक्विटी की फॉर्म में हो। तो जी प्लांट वर्ड पता है क्या होता है? प्लांट का वर्ड होता है, हमें सुनने को मिलता है कंपनियों से, कंपनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर से कि मेरा प्लांट ना नरेला में है, मेरा प्लांट ना गाजियाबाद में है, मेरा प्लांट ना उड़ीसा में है, मेरा प्लांट ना यहां पर है। फॉर एग्जाम्पल क्या, मेरा प्लांट मतलब एक पर्टिकुलर पूरा सेटअप, प्लांट का मतलब एक पर्टिकुलर पूरा सेटअप दोस्तों, जिसके अंदर बाउंड्री भी है, अंदर बहुत सारी मशीनरी भी लगी हुई है। दैट इज एक स्पेशलाइज एरिया पे आपने कोई चीज डेवलप करी जिसके अंदर आप अपना वर्क कर रहे हैं, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दैट इज ए प्लांट। तो प्लांट के बारे में अगर मैं आपसे लिखूं तो ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या होगा जी, प्लांट के अंदर इंक्लूड होगा। अब इंक्लूड जो होता है ना, मींस ये जो मैं लिख रहा हूं ये तो है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। और जहां पर मींस वर्ड आ जाए तो बस वही है जो आपने लिख दिया। तो इंक्लूड्स क्या, स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग। स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग का मतलब जैसे चार दीवारी हो गई। भाई जनरली क्या होता है, आप कोई बड़ा प्लांट किसी कंपनी का देखोगे तो चार दीवारी कर दी और उसके अंदर एक लोहे के, टीन के शेड बना दिए। तो जनरली ऐसी जो चीजें होती हैं वो भी स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग उसी प्लांट की वैल्यू में ही काउंट होंगी, यह आपको देखना है। इसके अंदर मशीनरी, अब उस पर्टिकुलर जगह पे जो मशीनें यूज हुई हैं वो भी हम कह देते हैं कि हमारा पूरा प्लांट है। एंड इक्विपमेंट का मतलब दैट इज ए कोई भी एनी अदर चीज जो मशीनरी की कैटेगरी में नहीं आ रही लेकिन फिर भी हमारे प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही है, वो इक्विपमेंट में डाल देते हैं। तो प्लांट एक ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग शामिल होती है, जिसे आपको बड़े ध्यान से देखना है। मशीनरी इज द स्पेसिफिक कोई मशीन या कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन, और इक्विपमेंट जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करेगी, हेल्प करेगी, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो बेसिकली प्लांट एक ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर ये सारी चीजें हमारी कवर होती हैं और इन सभी की डेफिनेशन एक ही है। भाई क्या डेफिनेशन है कि इन सभी की डेफिनेशन एक ही है कि या एक टेंजेबल एसेट होनी चाहिए, साथ में हमें उसको हेल्ड जो किया है, हमने जो उसे हेल्ड जो किया है वो हेल्ड किया होना चाहिए प्रोडक्शन में यूज के लिए, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए, या रेंटल के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, और साथ के साथ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए जी एक्सपेक्टेड टू बी यूज होना चाहिए, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो इस तरह की चीजें हैं जी जो आपने देखी। अब मैं चलता हूं इसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन। का मतलब भाई मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मेरी बात सुनेंगे बड़े ध्यान से भाई। मैं फिर कह रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी जर्नली अकाउंटिंग का पार्ट है, तो वहीं से इसकी वैल्यू करे तो ज्यादा अच्छा है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन में क्या है मैं आपको बताता हूं। कहता है जी 3 अप्रोच हैं, 3 रास्ते इस मेथड ऑफ वैल्यूएशन में किसी भी एसेट के ढूंढे गए हैं। सबसे पहले कहते हैं जी कॉस्ट अप्रोच। 3 अप्रोच कौन सी उसे लिख लें। नंबर 1 कहता है कॉस्ट अप्रोच। अब नाम से ही तुम्हारा क्लियर है कि कॉस्ट अप्रोच का मतलब
भाई जिस अमाउंट पे आप खरीद के लाए हैं वैल्यूएशन उसी के बेसिस पे होनी चाहिए, बाकी डेप्रिसिएशन का जो भी रोल है वो हम देख लेंगे। जहां कॉस्ट अप्रोच खत्म होगी देन उसके बाद सेकंड क्या है भाई, सेकंड देखता हूं मैं, सेकंड देखते हैं हम कंपैरिजन अप्रोच, डायरेक्ट मार्केट कंपैरिजन अप्रोच। डायरेक्ट मार्केट कंपैरिजन अप्रोच। और थर्ड है जी, डायरेक्ट मार्केट कंपैरिजन अप्रोच के बाद थर्ड है जी इनकम अप्रोच। तो तीन अप्रोच है जी, बताते हैं, तीनों को आराम से देखेंगे जी, टेंशन की जरूरत नहीं है। एक ओवरव्यू में आपको बताता हूं भाई, कॉस्ट अप्रोच का मतलब क्या, जिस वैल्यू पे आप खरीद के लाए, जिस वैल्यू पे आप खरीद के लाए उसके ऊपर आप बुक कर लें वैल्यूएशन, लेकिन यूज करते करते 5 साल हो गए, यूज करते करते 5 साल हो गए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम की और उसके फर्दर कितने ईयर यूज है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ध्यान में रख के, इस तरह की बातें होंगी कॉस्ट अप्रोच में, जो हम आगे चल के देखेंगे। मार्केट कंपैरिजन अप्रोच का मतलब आप ये देखें कि मान लो आपने 3 साल 5 साल मशीनरी को यूज करा एक पर्टिकुलर, अब मार्केट में सेम नेचर ऑफ मशीनरी कोई सेल हुई है, तो जब उस सेल हुई है तो उसका क्या रिलाइजेबल वैल्यू था, क्या सेल वैल्यू था, उसके बेसिस पे आप अपनी वैल्यूएशन करें। तीसरा है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच का मतलब जिस दिन आप, सबसे बेस्ट अप्रोच इनकम अप्रोच ही है कि भैया जिस दिन आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन कर रहे हैं, आप देखें कि वो फर्दर कितने साल तक काम कर सकती है और उससे हमें क्या इनफ्लो आने के चांस है, उससे हमें क्या इनफ्लो आने के चांस है, उसी इनफ्लो के बेसिस पे, उसी इनफ्लो के बेसिस पे हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, उसकी वैल्यूएशन करेंगे, वो है आपकी इनकम अप्रोच। तो आइए एक एक अप्रोच को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। नंबर ए, कॉस्ट अप्रोच। बात जब कॉस्ट अप्रोच की है तो पहले आप अपने स्टडी मटेरियल में चलें, ध्यान से देखें कि कॉस्ट अप्रोच के अंदर क्या चीजें हैं, देखिएगा, आराम से पढ़िएगा। कॉस्ट अप्रोच इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मैनी अप्रेजल्स एंड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर मैनी अप्रेजल का मतलब जब आप इनिशियली परचेज करके ला रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो परचेज कॉस्ट ही होगी, लेकिन बाद में वो बेस्ड होगी भी, आपने 3 साल 4 साल यूज कर ली तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब अगर इसे अभी रिप्लेस किया जाए तो फिर उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे। और मीनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी टू ए knowledgeable buyer would be the amount currently required to construct or purchase of new sets of equal utility. When the subject asset is not new, when the subject asset is not new, the current cost must be adjusted for all form of depreciation as of the effective date of appraisal. क्या कह रहा है सुनेगा। कॉस्ट अप्रोच कहती है कि आपकी नई एसेट है या ओल्ड एसेट है। अगर भैया न्यू एसेट है, अगर आपकी न्यू एसेट है तो आप उसका, भाई एकदम नई एसेट है यार, उसका यूज एकदम नई के बराबर है, तो कॉस्ट अप्रोच कहती है इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मैनी अप्रेजल इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मीनिंग क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी टू ए knowledgeable buyer would be the amount currently required to construct or purchase of a new assets of equal utility। भाई और when the subject asset is not new। अब देखो यहां पे कॉस्ट अप्रोच में दो बातें इसने कह दी, बहुत सिंपल सी बात। अगर वो न्यू एसेट है, भाई आपकी वैल्यूएशन जो हो रही है वो एकदम ऐसी एसेट की हो रही है बिल्कुल एकदम न्यू के बराबर है।
भाई नई खरीद के लाए उसकी तो कॉस्ट आई है, लेकिन अब वैल्यूएशन किसकी, वैल्यूएशन टफ कहां पे होगी, जहां पर किस चीज किसी और की है, खरीदने वाला कोई और है। भाई वैल्यूएशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां बायर कोई और है, सेलर कोई और है। भाई मैं इसे कितने में खरीदूं, सेलर कहे मैं इसे कितने में बेचूं, जहां पे नेगोशिएशन की बात है और हम वहां पर एक फेयर वैल्यू करके देंगे। तो न्यू एसेट अगर है, न्यू एसेट अगर है मतलब आपके पास एक ऐसी एसेट है जो बिल्कुल नहीं है जी, नहीं बिल्कुल नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कोई भी नई गाड़ी लेके आए, आपका मन नहीं करा, आपको और हायर मॉडल पे जाना है, आपने उसको बेचना है वो एकदम नहीं, 2-3 महीने पुरानी, लेकिन उसका यूज एकदम ओरिजिनल जैसा है। तो देन उस केस में ये कहता है कि उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए अमाउंट करंटली रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट और परचेज ऑफ ए न्यू एसेट्स ऑफ इक्वल यूटिलिटी। तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए न्यू एसेट की कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए जो वैल्यू करंटली रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, करंटली रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, करंटली रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो करंटली रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या परचेज ए न्यू एसेट्स ऑफ इक्वल यूटिलिटी, और परचेज ऑफ ए न्यू एसेट ऑफ इक्वल यूटिलिटी। ये तो उस केस में हो गया जहां पर आपकी न्यू एसेट है, न्यू एसेट है। लेकिन अगर न्यू नहीं है, ओल्ड एसेट है, ओल्ड एसेट है, तो देन वो स्टडी मटेरियल कहता है कि भैया व्हेन द सब्जेक्ट एसेट इज नॉट न्यू द करंट कॉस्ट मस्ट बी एडजस्टेड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन एज ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ द अप्रेजल। तो जो भी आपकी कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग न्यू की कॉस्ट आज की डेट में है, तो उसमें से वो कह रहा है डेप्रिसिएशन क्या कर दो, आप एडजस्ट कर दो अपने वाली की वैल्यूएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मशीन को यूज करते करते 5 साल हो गए, 5 साल के बाद अगर वो नई मशीन की वैल्यू 5 लाख है, तो आपकी वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आएगी वो अकॉर्डिंगली लगा देंगे, ये कहना चाह रहा है ये। तो अगर वो एसेट न्यू नहीं है, दैट इज ए ओल्ड है, तो उस केस में वैल्यू होगी, वैल्यू करंट कॉस्ट मस्ट बी एडजस्टेड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन एज ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ अप्रोजल। ठीक है, तो ओल्ड के केस में जो वैल्यू होगी वो कहता है वैल्यू इक्वल टू करंट कॉस्ट आफ्टर adjustment of all forms of depreciation। तो कहने का मतलब उसे हम एडजस्ट करेंगे। आओ एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं उसे आपके साथ डिस्कस करता हूं और चीज़ें आपको देखने को समझ आएंगी। भाई अगर आपकी बिल्कुल नई चीज़ है तो मार्केट में जो भी उसकी करंट कॉस्ट है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी एज पर कॉस्ट अप्रोच। लेकिन मैंने कहा ना सबसे बेस्ट इनकम अप्रोच है, जहां पर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होती है। आइए पढ़िए क्या कहता है। यू आर अपॉइंटेड टू वैल्यू एन इक्विपमेंट
जो आपने परचेज किया था 6.5 ईयर एगो, ठीक है, कितने में, 471,974 में आपने परचेज किया। टोटल लाइफ उसकी 13 साल है, ठीक है, 13 साल है। इंडेक्स वैल्यू फॉर द ईयर ऑफ परचेज, जब आपने परचेज किया था उस समय इंडेक्स वैल्यू इतना है और करंट इंडेक्स वैल्यू इतना है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मेथड लगता है और स्क्रैप 5% है, व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, बताओ 6.5 साल पे इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ये है भैया, अगर मैं आपसे बात करूं T0, T6.5, ये T13, 13 साल, 6.5 साल, 0 आज की डेट, यहां तक की बात है। आपने ओरिजिनली कभी खरीदी, ये वैल्यूएशन यहां पर पूछ रहा है आज, ये वैल्यूएशन यहां पर पूछ रहा है कि भैया वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, यहां पर वो पूछ रहा है ये वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। अच्छा जी, आपने जितने की खरीदी ध्यान से देखिएगा, आपने 471,974 की खरीदी, ठीक है, 13 साल की लाइफ के लिए 6.5 साल आप बिता चुके हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे भाई, जो ये इंडेक्स वैल्यू फॉर द ईयर ऑफ परचेज है और करंट ईयर इंडेक्स जो है, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को करंट कॉस्ट में रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिएगा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी क्या होगी अकॉर्डिंग टू इंडेक्स करंट। अब ये कोई ना कोई इंडेक्स विंडेक्स ये सब आपको देगा ना करंट कॉस्ट भी निकालने का, या तो करंट कॉस्ट मार्केट में बताएगा कि मार्केट में इतने की मिल रही है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो ये है भाई 471,974, 471,974, जिस समय आपने परचेज किया था इंडेक्स था 254, आज है 317। तो आज के इंडेक्स के अकॉर्डिंग, आज की महंगाई के अकॉर्डिंग, आज की महंगाई के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होनी चाहिए। कैलकुलेशन करके आप बता दीजिए, मैं यहां पे देख लेता हूं, दिस और दिस 589,038, 589,038। तो आज की डेट पे, लेकिन अब ये ओल्ड है, न्यू तो नहीं है, 6.5 ईयर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन का भी एडजस्टमेंट करेंगे। टोटल लाइफ इसकी कितनी है, 13 साल, और आप इसे यूज कितना कर चुके हैं, 6.5। तो 6.5 सालों का जो डेप्रीशिएशन इसके ऊपर बनता होगा वो हम इसमें से दोस्तों हटा देंगे, वो हम इसमें से दोस्तों हटा देंगे। आओ जी ध्यान से मैं आपको बताता हूं, इसमें डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट, ये सब एडजस्टमेंट ही तो है, सब नोशनल बेसिस पे तो है। अब भाई 589,038 की चीज 5% स्क्रैप वैल्यू है तो उसको साइड कर दो, डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होगा, तो उसका 95%, यही तो होता है एसएलएम बेसिस पे। सेल वैल्यू हट गई, माइनस भाई कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, 5% ऑफ द कॉस्ट कर लो तो 95% करो, तो ये एक तरीके से ये कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू आ गई। अब डिवाइड करो 13 से, 13 साल 1 साल का आ गया, 6.5 का डेप्रिसिएशन निकाल लो, 6.5 ईयर का, 6.5 ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लो भाई, 279,793, 279,793। देन इसके बाद फेयर वैल्यू आएगी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो भाई, फेयर वैल्यू आएगी यहां पर जो भी वो हमने करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाली थी 589,038, 589,038 माइनस 279,793, 279,793, 309,245, 309,245 ऐसी कुछ चीजें आपके सामने हैं।
जिसे आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। जिसे आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं, कॉस्ट अप्रोच के बाद आगे स्टडी मटेरियल पे। तो कॉस्ट अप्रोच आपके सामने है, मैं फिर कह रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बिजनेस वैल्यूएशन में नहीं है। डायरेक्ट मार्केट और सेल कंपैरिजन मेथड। भाई सेल कंपैरिजन मेथड तो मैंने आपको बता देना, मार्केट में देखो इस सिमिलर नेचर की, भाई थ्योरी चीजें हैं, थ्योरी चीजें। सिमिलर नेचर की मार्केट में जाके देखो भैया कितने की बिकी थी, वही आप अपना सेल कंपैरिजन या डायरेक्ट मार्केट कंपैरिजन मेथड में लेके आओ। Assume that the value of an asset can be determined through the examination of transaction of identical of similar items selling in secondary or used market। सिंपल सी बात है भाई, ये भी तो बात सही कह रहा है। थियोरटिकल देखो भाई, यूज कार मार्केट, जैसे आज पुरानी गाड़ियों की मार्केट है ना, पुराने मोबाइलों की बहुत सारी मार्केट है, तो भैया ऐसी ही मशीनरी की जो यूज मार्केट है वहां पर वो कितने की है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यूएशन करो। तो सेकंड अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच है डायरेक्ट मार्केट और सेल कंपैरिजन मेथड। डायरेक्ट मार्केट थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल लिख लो, डायरेक्ट मार्केट या फिर सेल कंपैरिजन मेथड, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक थ्योरेटिकल है, लिख के छोड़ दो। अगर आए कि भैया प्लांट एंड मशीनरी के अप्रोचेज के बारे में बताओ तो ये आप लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी क्या, कैन बी डिटरमाइन थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर आइटम सेलिंग इन द सेकेंडरी और यूज मार्केट, और जस्ट फॉर डिफरेंसेज इन एज कंडीशन कैपेसिटी, वो तो फिर आप अपना एडजस्टमेंट करेंगे, वो तो टाइम टू टाइम की बात होगी सारी की सारी, और उसको ये चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम सेल कंपैरिजन मेथड में कह सकते हैं, सेल कंपैरिजन मेथड में हम कह सकते हैं कि भैया वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी भाई, आप वैल्यू ले लें सेल वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल ट्रांजैक्शन इन सेकेंडरी दैट इज ए यूज्ड मार्केट। ठीक है ना। उसमें एक तो प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, उसमें प्लस माइनस करेंगे ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, असेंबली, इंस्टॉलेशन, इन सब का। सेल वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल ट्रांजैक्शन इन सेकेंडरी और यूज मार्केट प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ एनी डिफरेंसेज। सिंपल। ज्यादा थ्योरेटिकल है तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है, ज्यादा बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो खुद ही बताएगा, वो खुद ही बताएगा कि मार्केट में कोई चीज अभी इतने की बिकी है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी थोड़ा सा, आपकी एफिशिएंसी उस बिकने वाली से थोड़ा सा ज्यादा है, तो तुम उसके अंदर 50,000 प्लस कर देना। तुम्हारी एफिशिएंसी थोड़ी कम है तो जितना अमाउंट होगा वो कम कर देना। इस तरीके से तुम्हारी एज थोड़ा कम है, एज फैक्टर थोड़ी, उससे वैल्यूएशन थोड़ी कम कर देना। एज फैक्टर तुम्हारा ज्यादा है, वैल्यूएशन बढ़ा देना। तो एडजस्टमेंट करते रहना, एडजस्टमेंट करते रहना भाई। बाकी अब जैसा क्वेश्चन आएगा देख लेना आप। और थर्ड अप्रोच है जी, थर्ड अप्रोच है जी, सीधा आप आ जाओ मेरे साथ इनकम अप्रोच पे। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस एसेट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड and can be very useful, but
लिस्ट कॉमन मेथड ऑफ वैल्यूइंग इनवॉल्व प्राइसिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो मैं आपको लेके चलता हूं सीधा इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच कहता है द वैल्यू ऑफ एन एसेट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एंटिसिपेटेड फ्यूचर बेनिफिट टू ओनर। देखो इनकम अप्रोच भी लिख लो, बस लास्ट है ये, खत्म। फिर इनकम अप्रोच कहती है वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड, वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड बाय द anticipated future benefit to owner। फ्यूचर बेनिफिट टू ओनर, जो फ्यूचर बेनिफिट जो उसके मालिक को देती होगी वो एसेट, उसके बेसिस पे हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। मशीनरी इक्विपमेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट एसोसिएटेड, ठीक है, अगर कैश फ्लो वहां पर डिफिकल्ट है तो नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल एसेट अलग है, इंडिविजुअल एसेट की इनकम निकालना अलग है ना। व्हेन प्रॉपर्ली पर इनकम अप्रोच कैन बी कंफर्म, ठीक है जी। टू मेथड आर ऑफ्टन टू मशीनरी इक्विपमेंट, डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्रोच और डिस्काउंटेड, ठीक है। इसके लिए कहते हैं दो अप्रोच है भाई, डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन और डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन के बाद है डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, डीसीएफ जिसे आप बोलते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्रोच और डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच कुछ ऐसी बातें हैं। डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन में तो बहुत सिंपल होता है, एक प्रोजेक्टिंग इनकम डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट। इसके अंदर क्या होगा, हम सिंपल क्या मान लेंगे कि वैल्यू होगी भाई, एक एस्टिमेटेड इनकम है, सिंपल एस्टिमेटेड इनकम पर एनम ये आने के चांस हैं, डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, कैपिटलाइजेशन रेट जिसे आप बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया ये हमें 1,000 रुपये पर एनम और 10% की रेट है, तो हम कहेंगे भैया उसकी वैल्यू 10,000 हो गई, कि भैया 1,000 हर साल कमाने के लिए 10% की रेट पे हम 10,000 रुपये आज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है उसकी वैल्यू पे। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच में क्या होगा कि हर साल एक सेम इनकम ना होकर डिफरेंट डिफरेंट इनकम है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रेजिडुअल वैल्यू डिस्काउंट टू द प्रेजेंट वैल्यू पे निकालता है, तो वहां पर होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो में वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड साथ के साथ उसकी टर्मिनल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, जो भी आप बोले, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू का सम ही डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अकॉर्डिंग उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। यही कुछ बातें यहां पर हैं। इसके बाद आपके वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में कुछ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ खत्म किया। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।